शुरू से ही मैं कुछ अपने आप ही, कोई किसी ने मुझे भेजा नहीं, पर मैं रामकृष्ण मिशन जाता रहा। स्वामी विवेकानंद का साहित्य मैंने विद्यार्थी जीवन में ही पढ़ लिया था, करीब करीब उनके मैं ये तो नहीं कहूँगा कंप्लीट वर्क्स पढ़ लिए थे, पर उनके ज़्यादातर किताबें मैंने विद्यार्थी जीवन में ही पढ़ लिए थे और मेरे लिए रोल मॉडल वही रहे जीवन में। और हमेशा नौकरी में भी आने के बाद हमेशा ये लगता था कि मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए। ठीक है, पुलिस की नौकरी ज़रूर कर रहा हूँ, जो मुझे जीवन में मार्गदर्शन दे सके। मुझे सपने में ओम के दर्शन होते हैं। मैं ओम शब्द देखता हूँ कि मैं एक हॉल में बैठा हूँ, सामने एक स्टेज है, स्टेज में बहुत बड़ा सा एक ओम, सफ़ेद डैज़लिंग ओम कि मुझे दर्शन होते हैं। और उस दर्शन से उस समय जो मुझे आनंद की अनुभूति होती है, यू कैन से सम काइंड ऑफ एक्सटेसी, सम काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, जो मैं उस समय एक्सपीरियंस करता हूँ, वो मैंने उस तरह का आनंद आज तक नहीं, उसका अनुभव नहीं किया है। कैसा रहा पहला दिन नौकरी का, याद है कुछ ऐसा ग्लिम्सेस में? मेरी शुरू की पोस्टिंग तो इधर उधर रही, इधर कानपुर में रही, लखनऊ में रही, फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर नागालैंड में मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे पहली बार मुझे ये अनुभव हुआ कि देखो, तुम एक मुश्किल क्षेत्र में ज़रूर काम कर रहे हो, घर से बहुत दूर ज़रूर हो, पर तुम ऐसा काम कर रहे हो जो देश की एकता और अखंडता को बचाने की दिशा में एक छोटा सा ही कदम है, पर तुम उस कदम पर चल रहे हो और उसमें एक योगदान कर रहे हो, वो चाहे 0.1% हो, पर योगदान कर रहे हो। 8-10 लड़के हमेशा शाम को ये कहते थे, यार कहाँ फंस गए, अब मैं सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूँ, इस तरह की बातें होती थी। और अक्सर हमारे बैच में तो नहीं हुआ, पर अक्सर मैंने सुना था कई बैचेस से 1-2 लड़के ड्रॉप आउट करते थे। भैया ये इतनी मुसीबत मैं नहीं झेल सकता, सवेरे उठते ही पीटी करो, फिर आईटी करो और शाम तक दौड़ाते रहते हैं और पढ़ाते भी अलग हैं। एक नीचे जो एकदम नीचे लेवल का सिपाही है, उसके पास क्या मोटिवेशन होता है सर? मतलब एक ऑफिसर के पास मैं मान सकता हूँ बहुत सारे पावर है, सब कुछ, उसका मोटिवेशन है। एक नीचे वाले, मतलब अब तो चलिए जैसे आप बोल रहे हैं कि सैलरी तो भी ठीक हो गई, एक टाइम पे सैलरी अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके ऊपर अलग से 50 तरीके के प्रेशर है। उसके पास क्या मोटिवेशन रहता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से करे और दूसरी चीज़ करप्ट ना हो? पहली बात, द ऑफिसर हैज टू सेट एन एग्जाम्पल। इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप। हाँ, इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप, इट गोज टॉप डाउन होता है। और एक तरफ मतलब मैंने ऐसे उदाहरण मुझे दिए गए हैं कि जैसे मीटिंग हो रही, मंथली मीटिंग हो रही, एसपी साहब मीटिंग ले रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि बेईमानी मत करो, पैसे मत लो। उसके बाद बाहर निकल के दरोगा क्या कहता है, साला अपने तो पैसे खा रहा है और हमको लेक्चर दे रहा है। तो सबसे पहली बात जो है, द ऑफिसर हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल हिमसेल्फ ऑफ बीइंग इनकरप्टिबल और you can say of being clean. पुलिस की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मतलब फॉर्मली परिभाषा एक ही होगी जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे और समाज के बीच में एक बहुत जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसे ब्रिज करते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं होंगी। और इन्हीं परिभाषाओं को, जो अच्छी परिभाषाएं हैं, उनके एक कुछ फ्लैग बेयरर्स होते हैं जो हमेशा उन परिभाषाओं को आगे लेके जाते हैं। आज मेरे साथ जस्ट बाजू में आई एम प्रिविलेज्ड टू शेयर दिस सीट विद समबडी हु इज अ वेरी पॉपुलर टॉप कॉप एंड हैज बीन द फ्लैग बेयरर ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया, मिस्टर प्रकाश सिंह, और एज आई शुड से पद्मश्री प्रकाश सिंह। कैसे हैं आप? नहीं, केवल नाम काफ़ी है। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है, और यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आपकी नई किताब आ रही है, मेमोयर ऑफ अ टॉप कॉप, अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं पहले अपने जर्नीज के बारे में, बट दिस इज मोर ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। मैं ऑटोबायोग्राफी तो नहीं कहूँगा, ऑटोबायोग्राफी में तो आप सारा पूरा जीवन चरित्र देते हैं। इसमें मैंने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं और जो पुलिस के जीवन पे और पुलिस अधिकारी के जीवन पे एक अच्छा प्रकाश डालती हैं कि कितनी दिक्कतों में और किन मुश्किलों का सामना करते हुए वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उस पर उन सब घटनाओं का मैंने इसमें संकलन किया है। केवल 8-10 घटनाएं हैं, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए किताब भी बहुत मोटी नहीं, पतली ही है। सही है। मैम, जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो हो सकता है आपको लगे कि ये क्या स्टूपिड सवाल है, ये अक्सर लोग इंटरव्यू के बाद में रखते हैं, लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया आपके बारे में, आप हर जगह एक चीज़ का अंडरटोन रखते हैं, विच इज़ स्पिरिचुअलिटी। आई वुड लव टू नो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी टू यू, बिकॉज एक टॉप कॉप से शायद ही कोई पूछता होगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी टू यू, बट बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज देखे, बुक्स में भी बीच बीच में कहीं ना कहीं एक अंडरटोन आता है, एंड दैट वाज अ अट्रैक्टिंग फैक्टर फॉर मी एटलीस्ट।
अब वो ये कही कि मेरे माताजी पिताजी ने ऐसे संस्कार दिए मुझे, और शुरू से ही मैं कुछ अपने आप ही, कोई किसी ने मुझे भेजा नहीं, पर मैं रामकृष्ण मिशन जाता रहा। स्वामी विवेकानंद का साहित्य मैंने विद्यार्थी जीवन में ही पढ़ लिया था, करीब करीब उनके मैं ये तो नहीं कहूँगा कंप्लीट वर्क्स पढ़ लिए थे, पर उनके ज़्यादातर किताबें मैंने विद्यार्थी जीवन में ही पढ़ लिए थे, और मेरे लिए रोल मॉडल वही रहे जीवन में। और फिर मेरे पिताजी बड़े मतलब धार्मिक व्यक्ति थे, तो फिर मेरे शायद उनका जीन्स मेरे में थे, और हमेशा नौकरी में भी आने के बाद हमेशा ये लगता था कि मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए। ठीक है, पुलिस की नौकरी ज़रूर कर रहा हूँ, जो मुझे जीवन में मार्गदर्शन दे सके और अध्यात्म की तरफ मुझे सही दिशा दिखा सके हमेशा। अच्छा, चूँकि मैं महत्वपूर्ण पदों पे रहा और लोगों को मालूम था कि साहब की ये वीकनेस है, या जो कह लीजिए, तो इधर उधर से घूमते फिरते बहुत से साधु उस इलाके के सब मेरे पास खुद ही आ जाते थे, या मुझे बताया जाता था कि इनसे मिलिए। तो बहुत से साधु महात्माओं के संपर्क में मैं आया, पर सब यूँ कहिए कि मेरे रडार पे आए, थोड़े दिनों तक रहे और फिर चले गए, लुप्त हो गए। बस दो ही महात्माओं ने एक अमिट छाप छोड़ी। एक तो देवराहा बाबा थे, जिनके बारे में उस समय कहा जाता था कि 125 साल इनके हो गए हैं और अभी भी जिंदा हैं। और ये कहाँ पे थे? ये तो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे एक मचान बना के रहते थे, और कभी वृंदावन यूपी में, हाँ यूपी में ही, हमेशा गंगा नदी पे ही, गंगा नदी के में ही एक मचान बना के रहते थे। तो मैं तो उनसे मथुरा वृंदावन में मिला था। तो वो भी एक विलक्षण व्यक्ति थे, मतलब एक भविष्य दृष्टा थे। वो आगे क्या घटनाएं होने वाली हैं उसका वर्णन कर देते थे, क्या होने वाला है। और बड़े बड़े मतलब इंदिरा गांधी वगैरह सभी लोग उनके पास जाते थे आशीर्वाद के लिए, और उनका आशीर्वाद देने का तरीका भी बड़ा विचित्र था। वो मचान पे ऊपर बैठे रहते थे और अपना पैर आपके सिर पे रख देते थे, उसी को लोग आशीर्वाद मानते थे। तो मैं कई बार उनसे 3 बार मिला। बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे स्वीकार किया और मिले और बातें की। एक बड़ी विचित्र बात ये थी कि मैं जैसे अगर आज मिला, उसके बाद 1.5 साल बाद फिर मिल रहा हूँ या 2 साल बाद मिल रहा हूँ, तो जहाँ बातें पिछली बार समाप्त हुई थी उसी पैराग्राफ को वो उनके दिमाग में छपा रहता था, उसी पैराग्राफ और उसी लाइन से फिर वो आगे की बात शुरू करते थे। गजब की मेमोरी थी, मतलब 125 साल का आदमी और सारी मेमोरी एकदम परफेक्ट थी। तो मुझे लगा कि ये कोई असाधारण व्यक्ति है, कोई अच्छा। मैंने जीवन में ये भी अनुभव किया, मतलब कई जगह विदेश घूमा, लोगों से मिला, पर हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ की ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि दे आर इन सम काइंड ऑफ कम्युनियन विद गॉड, इफ़ देयर इज एनी एंटिटी लाइक गॉड। मतलब मेरा एक भतीजा है अमेरिका में, वो भी थोड़ा मेरी ही तरह वो भी है। वो भी कहता था, नहीं चाचा, दुनिया में कहीं ऐसे आदमी मुझे नहीं मिले जैसे हिंदुस्तान में मिलते हैं। तो बट ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की परिभाषा थोड़ी अलग हो, हम उससे रिलेट नहीं करते हो, ऐसा हो? नहीं, वहाँ की परिभाषा अलग, खैर अलग अलग तो परिभाषाएं हो सकती हैं, पर अध्यात्म में जितना भारत में विकास हुआ और जितने आध्यात्मिक व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुए, मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं नहीं पैदा हुए हैं। उसके बाद एक गुरुजी मिले थे मुझे, जलंधर के थे वो, उनके साथ मैं बराबर मेरा संपर्क रहा जब तक वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हो गए। उनका मेरे ऊपर विशेष मैं समझता हूँ कि आशीर्वाद था, विशेष हर तरह से, मतलब एक संरक्षण था कि, और मैं कहीं भी रहूं पर मुझे ये लगता था कि जैसे आई कैन कम्युनिकेट विद हिम, और ही इज़ कीपिंग मी अंडर हिज ऑब्जर्वेशन एंड केयर। इस तरह की फीलिंग मुझे हमेशा होती थी। और आपने एक घटना का उसमें उल्लेख भी किया है, अब खैर विस्तार में तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि मैं यमराज के दरवाजे तक पहुँच गया था, और फिर उन्होंने ही मुझे वापस खींच लिया कि नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, तुम चलो वापस। और मेरी मेमोरी मतलब कुछ ऐसा हो गया था, उसकी मतलब उसके कारणों में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत लंबी कहानी है। बस ये कि मेरी मेमोरी 0 पे आ गई थी, और फिर मुझे सपने में ओम के दर्शन होते हैं। मैं ओम शब्द देखता हूँ कि मैं एक हॉल में बैठा हूँ, सामने एक स्टेज है, स्टेज में बहुत बड़ा सा एक ओम, सफ़ेद डैज़लिंग ओम के मुझे दर्शन होते हैं। और उस दर्शन से उस समय जो मुझे आनंद की अनुभूति होती है, यू कैन से सम काइंड ऑफ एक्सटेसी, सम काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, जो मैं उस समय एक्सपीरियंस करता हूँ, वो मैंने उस तरह का आनंद आज तक नहीं, उसका अनुभव नहीं किया है। वो कितनी देर रहा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर शायद
30 सेकंड से 1 मिनट तक रहा। ओके। मैं और उसके बाद मैं उठता हूँ तो आई एम बैक टू नॉर्मल। मतलब इट कुड ओनली हैव बीन ए डिवाइन ब्लेसिंग। मतलब जो उस समय हुआ मेरे साथ वो you cannot explain it by logic, you cannot explain it by science, you cannot explain it by reason. Something extraordinary happened. Here is a man whose memory is at zero, and he wakes up with his intellectual faculties fully intact. वाह। तो वो भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था, क्योंकि ये घटना भी ऐसे दिन हुई जब गुरुजी का जन्मदिन था। ओह। हाँ, गुरुजी के जन्मदिन के दिन बड़ी भीड़ होती है यहाँ दिल्ली में। एक जगह यहाँ जहाँ मंदिर है, आप मैं समझता हूँ ये 1 लाख से भी ज़्यादा भीड़ पहुँच जाती है सुबह से शाम तक में। और उस दिन मतलब मैं बीमार पड़ा था, तो मेरे परिवार के लोग भी आश्वस्त थे कि गुरुजी की ब्लेसिंग तो पापा को है ही, पर इस दिन तो ख़ास तौर से इन्हें ब्लेसिंग मिलेगी और ठीक हो जाएंगे। और मैं ठीक उसी दिन मैं ठीक हो गया। तो अब मैंने बताया ना, मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए थे, फिर बाद में ऐसे गुरुओं से मेरा संपर्क रहा। तो और वर्तमान में भी मेरी कोशिश कई साल से है, मगर कर नहीं पा रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू डिसएंगेज माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस कमिटमेंट्स। वाई सो? बहुत हो गया। रिटायर हुए मुझे 30 साल हो गए। तो अब कुछ और भी है, और उसमें मुझे मतलब इंटरेस्ट आता है और एक बट क्या करना चाहेंगे? एक नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है। सबकी मतलब हाँ सही बात है, कई बार अपने अंदर कई चीज़ों को रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता रहा देन जस्ट स्पीकिंग आउट। उसकी पब्लिसिटी करना से हाँ वो सही वो भी बात बिल्कुल खत्म हो सही जाती है। डू यू फील कि ये शायद कोई एक डिवाइन इंटरवेंशन ही था जिसने एक रैंडम असिस्टेंट प्रोफेसर को एक टॉप कॉप बना दिया? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ईश्वर ने मेरा करियर तो मुझे लगता है ईश्वर ने ही बनाया। हाँ, बिकॉज़ जब मैं पढ़ रहा था, स्टार्ट कर रहा था, I'm like ये क्या हो गया? मैं एक सीधा साधा लड़का, अपने एक मिडिल क्लास फैमिली का, और कभी किसी ने मेरे घर में पुलिस में जाने की बात ही नहीं की थी, ना मेरे दिमाग में कभी था। मैं इम्तहान सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करता हूँ, और संयोग ऐसा होता है कि मैं केवल उन्हीं पर्चों में बैठ पाता हूँ जिसका इवैल्यूएशन आईपीएस के लिए होता है, और उसमें मुझे हिंदुस्तान में सर्वोच्च स्थान मिल जाता है। और फिर द रेस्ट इज। हाँ, इसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये भी था कि 3 मैंडेटरी एग्जाम हैं, 2 ऑप्शनल एग्जाम हैं, ये आपने दिया, उसके बाद कुछ आई साइट कमजोर हो गई कि आप लिख ही नहीं पा रहे, आप देख ही नहीं पा रहे। आई कुड नॉट, आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू रीड और राइट फॉर मोर देन 5 मिनट्स। तो मतलब डॉक्टर बीबी चंद्रा थे, वो सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट थे इलाहाबाद के, उनके पास हम गए, उन्होंने दवा सब दी, पर नहीं, मैं ठीक नहीं हुआ। और फिर 2 पर्चे के बाद जब एग्जाम दिए नहीं तो हो कैसे गया सिलेक्शन? नहीं, ऐसा होता था कि 3 पेपर तो कंपलसरी होते थे उस समय। अब तो खैर सिस्टम बदल गया, अब चेंज हो गया। 3 पर्चे कंपलसरी थे, और उसके बाद 2 पर्चे थे जो आईपीएस में जिसका नंबर जुड़ते थे, 2 + 1 और कर दीजिए तो सेंट्रल सर्विसेज के लिए, और ये 2 + 1 + 2 और कर दीजिए तो आईएएस प्रॉपर के लिए हो जाता था। तो मैंने तैयारी तो सबके लिए की थी। अच्छा। पर मुझको यहाँ पे रोक दिया गया कि बस अब आप आगे अब आईपीएस ही आप ले सकते हैं, आप इम्तिहान में नहीं बैठेंगे। ओके, वाह। तो मतलब शायद अगर वो दे दिए होते तो आईएएस होते, कुछ और होते। कुछ भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, भगवान जाने, पर भगवान की जहाँ इच्छा थी मैं उस दिशा में चल पड़ा। पहला दिन कैसा था, याद है आपको? मतलब ज्वाइनिंग द ड्यूटी फर्स्ट डे, पहले तो ट्रेनिंग हुई होगी ऑफ कोर्स। ट्रेनिंग तो बड़ी टफ थी। और तभी हैदराबाद नहीं, दिस वाज माउंट आबू। हम लोग की माउंट आबू में होती थी, उसके बाद से हैदराबाद में होने लगी थी। तो बड़ी टफ ट्रेनिंग थी, पर ये था कि मैं खेल कूद में इंटरेस्ट हमेशा लेता था। फिज़िकल फिटनेस शुरू से ही ये था कि रोज़ एक्सरसाइज करनी है, योगासन करना है, तो ठीक है, मेरे लिए तो निभ गई। पर हमेशा मतलब 8-10 लड़के हमेशा शाम को ये कहते थे, यार कहाँ फंस गए, अब मैं सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूँ, इस तरह की बातें होती थी। और अक्सर हमारे बैच में तो नहीं हुआ, पर अक्सर मैंने सुना था कई बैचेस से 1-2 लड़के ड्रॉप आउट करते थे। भैया ये इतनी मुसीबत मैं नहीं झेल सकता, सवेरे उठते ही पीटी करो, फिर आईटी करो, और शाम तक दौड़ाते रहते हैं, और पढ़ाते भी अलग हैं जी। लोग अक्सर एक परसेप्शन रखते हैं कि जब आप आईपीएस बन जाते हो, आप एक सीनियर ऑफिसर हो, तब शायद इतना फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होता होगा और नीचे लेवल पे होता होगा, बट दिस इज लाइक अक्रॉस ऑल लेवल्स। बहुत टफ थी। मतलब आप रात को थक के एकदम गिर के सो जाइए बस, और सुबह बस नींद खुलेगी, फिर वापस से बस नींद खुलती है। वो बिगुल बजता था, रेवाली बढ़ती थी, उस पर उठ गए। उसके बाद जब ताबड़तोड़ बस चल दिए मैदान की तरफ। अंधेरे में फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, बत्ती जला के। वाह,
कैसा रहा पहला दिन नौकरी का? याद है कुछ ऐसा ग्लिम्सेस में कि नौकरी का पहला दिन तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है, पर ये शुरू के दिन ज़रा सा मतलब असमंजस में बीते कि हम नौकरी ये कर रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, हमने जीवन का रास्ता सही चुना है कि नहीं चुना है। क्योंकि देखिए उस लेवल पे आप जब एकदम नीचे हैं, शुरुआत नौकरी के है, तो अभी आपकी कोई पूछ तो ज़्यादा है नहीं, आप तो एक तरह से भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती थी जो आपको मतलब जो कचोटती थी, जो जिससे दुख होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस में ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब मन में ये होता था कि हम कहाँ किस नौकरी में आ गए, कैसे हैं। पर और कई बार दिमाग में आया कि भाई तुम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, फिर से चलो कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं जगह मिलेगी, अब तो डिग्री कॉलेज में मिल जाएगी पढ़ाने। और अपना जीवन दर्शन एक सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं था। हमने कहा था देखो खाने पीने की कमाई तो कहीं भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें जितनी बुद्धि भगवान ने दी, हम कहीं भी पढ़ाने की नौकरी तो मिल ही जाएगी। पर मेरी पत्नी ने कुछ मुझे कहा कि हालांकि उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, वो भी मैं तो कहूँगा भगवान ने उनसे कहलाया कि नहीं अभी आप तुम बोल अभी इसको रोके रहो। तो उन्होंने कहा नहीं अभी थोड़े दिन रुक जाइए, अब फिर बाद में जब 2-3 साल देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर जैसा ठीक समझिएगा करिएगा, पर जल्दीबाजी में इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ इट वाज अ वेरी प्रिविलेज्ड जॉब दैट टाइम, राइट? इट वाज अ वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी ऑनर्ड जॉब। हाँ, ऑनर्ड जॉब। तो फिर इस तरह मैं नौकरी में लगा रहा, और नौकरी के प्रति जो मेरा लगाव शुरू हुआ वो आपको ताजुब नागालैंड से शुरू हुआ। मेरी शुरू की पोस्टिंग तो इधर उधर रही, इधर कानपुर में रही, लखनऊ में रही, फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर नागालैंड में मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे पहली बार मुझे ये अनुभव हुआ कि देखो तुम एक मुश्किल क्षेत्र में ज़रूर काम कर रहे हो, घर से बहुत दूर ज़रूर हो, पर तुम ऐसा काम कर रहे हो जो देश की एकता और अखंडता को बचाने की दिशा में एक छोटा सा ही कदम है, पर तुम उस कदम पे चल रहे हो और उसमें एक योगदान कर रहे हो, वो चाहे 0.1% हो, पर योगदान कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। तो उसमें फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे काम को नहीं छोड़ना चाहिए, आखिर ये काम कौन करेगा, कोई किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। तो फिर नागालैंड में मैं रहा और मैं काम करता रहा, और फिर मेरे काम का अप्रिसिएशन भी काफ़ी हुआ, और फिर मैं उसी में एक तरह से रम गया कि नहीं, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी एंड देयरफोर आई शुड कंटिन्यू। सही बात। 4 years in Nagaland? 4 years in Nagaland, मेरे 4 साल नागालैंड और 4 साल पंजाब के, ये दोनों मेरे मेमोरी पे मेरे अमिट छाप छोड़ गए। जी, आपने यूपी के बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि मतलब जो फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट होता है कि कैसे पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस का जो क्लैश होता है, वो क्या तो चीज़ें आज भी? हाँ, थोड़ा सीनियर लेवल पे हुआ था। मैं जब एसपी था तब तक तो नहीं हुआ था, पर जब डीआईजी हो गया तब ये पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, पर उस घटना को आप पढ़ चुके हैं, मेरठ में हुआ था। बट मैं बस ये बोल रहा हूँ एज अ ऑब्जर्वर ऑल्सो, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, या जैसे आपने स्टार्ट किया है चैप्टर को कि जब आईपीएस बने तब ऐसा नहीं था, सब एक सोसाइटल वेलफेयर के लिए काम करते थे, बट वो धीरे धीरे वो ईगो क्लैश पावर का आने लगा, और फिर ब्यूरोक्रेसी ने ऊपर अपर हैंड लिया, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल क्लास ने अपर हैंड लिया, और वो धीरे धीरे सब पुलिस को दबाने लगे। डू यू थिंक कि वो चीज़ें थोड़ी बहुत भी चेंज हुई हैं, या अभी भी वही चल रहा है? नहीं, चेंज होने की तो बात दूर आप छोड़ दीजिए, और ख़राब होती गई हैं। जैसे मैंने कहीं याद नहीं, कहीं और लिखा है कि नेताओं के साथ पुलिस के जो रिश्ते होते थे उसमें 3 अध्याय हुए। पहला अध्याय तो ये था कि चलिए ये आदमी हमें पसंद नहीं है, भाई इसको हटा दो, कहीं इज्जत से इसको कहीं और भेज दो, अगर अच्छा अफसर कहते हो तो कोई इज्जत से अच्छी जगह इसको फिर भेज दो, पर ये हमारे काम का नहीं है, आपको हटा दिया। दूसरा अध्याय ये हुआ कि नहीं साहब, इसने हमारा काम नहीं किया, इसको कहीं पटक दो, मतलब ऐसी जगह बेकार पोस्टिंग में, जहाँ इसको ये लगे कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे सम्मान में कमी हो गई। अब तीसरा अध्याय ये जो वर्तमान में चल रहा है वो ये है कि न केवल इसको हटा दो, न केवल इसकी बेइज्जत करो, इसके घर में रेड डाल दो, इसके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कर दो, इसके खिलाफ कोई आरोप निकाल दो, कोई ऐसी पुरानी बातें निकाल दो जो टेक्निकली शायद गलत है, पर ऐसे सामान्यतः उसकी कोई नोटिस नहीं लेता, वैसा काम सभी लोग करते हैं, कुछ ना कुछ करके उसके मुकदमा कर दो, उसका कैरियर चौपट कर दो। तो ये तीसरा अध्याय चल रहा है, मतलब पॉलिटिशियन और पुलिस कहिए, ब्यूरो या कहिए सर्विसेज का रिलेशंस का, और चूँकि वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो ट्रांसफ़र पनिशमेंट उनके हाथ में है, तो इसलिए वो इस काम को कर लेते हैं। और इसको देखते हुए धीरे धीरे मैंने देखा है कि सर्विसेज के लोग
झुकते चले गए। उन्होंने देखा भाई जब इनसे मुचौटा लेने में कोई फ़ायदा तो है नहीं, और मतलब तो इससे अच्छा जब सब लोग एक गंदी नाली में बह रहे हैं तो चलो हम भी उसी गंदी नाली में चल पड़े। बट जैसा आप बोल रहे थे कि सब झुकते जा रहे हैं, बट कब ये रीढ़ की हड्डी वापस सीधी होगी? कुछ ऐसा सिल्वर लाइनिंग दिख रहा है आपको? इसीलिए तो मैंने कहा है कि मतलब इसके फिर मैं ये समस्या मेरे दिमाग में बराबर मुझे एजिटेट करती रही। फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद सारी रिपोर्टें वगैरह और ध्यान से पढ़ी। पहले तो पढ़ी थी पर करसरी सब ध्यान से पढ़ी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जो कि पुलिस अधिकारियों को एक संस्थागत संरक्षण दे, इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन दे कि हम सही काम कर रहे हैं तो द इंस्टीट्यूशंस विल प्रोटेक्ट मी, ऐसा होना चाहिए। तो ये इसका जवाब मुझे फिर नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में मिला कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसी के आधार पे फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला 1996 में, और फिर 10 साल बाद उसके परिणाम सामने आया। बहुत बढ़िया। क्या लगता है सर, ऑन ग्राउंड ये बहुत कम इस बारे में बात होती है। मैं कुछ टाइम पहले भी डीजीपी यूपी ओपी सिंह जी, उनसे भी कॉन्वर्सेशन कर रहा था। ही ऑल्सो स्पोक वेरी वेल अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय पुलिस। और मैं भी कई ऑफिसर से कई बार बात किया हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी हैं, दे ऑल्सो से, मतलब हो सकता है ऑफ कैमरा बोलते हो बिकॉज कई चीज़ें हो जाती होंगी। एक तो सैलरीज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक जो एमिनिटीज़ एक पुलिस स्टेशन में होना चाहिए वो नहीं है। हाउ डू वी सॉल्व दीज थिंग्स? इतनी बड़ी एक कंट्री है, इतना बजट हर चीज़ पे लगाया जाता है, पुलिसिंग ही कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस पर नहीं लगाया जाता, प्लस अंडर स्टाफिंग, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए सैलरी तो अब काफ़ी अच्छी हो गई है। ओके। और ये हर स्टेट की बात है। सैलरी की जो बात लोग करें तो मैं तो उससे नहीं सहमत। तो सैलरी ठीक है, आप यू कैन ऑलवेज हैव अ ग्राउस कि नहीं और होनी चाहिए और हमारी बराबरी इनसे होनी चाहिए, वो तो आर्गुमेंट अपनी जगह है। पर सैलरी कोई आज की तारीख में ऐसी कम नहीं है। अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है और अच्छे खासे जूनियर लेवल पे भी। हाँ, जूनियर लेवल पे भी, सिपाहियों को भी, खासतौर से सेंट्रल फोर्सेस में तो अच्छी खासी तनख्वाह, बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है। तो वो तो है, पर यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वो तो अपनी जगह है। पुलिस भवन जो हैं, आप अगर ज़िले में मतलब जो भी दफ्तर हैं उसमें अगर एक ख़राब दफ्तर है तो आप वो ये समझ लीजिए कि एसपी का दफ्तर होगा। ऐसे कुछ स्टेट्स में तो अच्छा हो गया, हरियाणा वगैरह में अच्छा कर दिया है, पर यूपी वगैरह में बड़ी हालत ख़राब है और बड़ा सौतेला व्यवहार होता है। सच मानिए तो बड़ा सौतेला व्यवहार होता है गवर्नमेंट द्वारा पुलिस का कि भाई इनको थोड़ा दे दो, बाकी अपना काम खुद चला लेंगे। अरे खुद कैसे चला लेंगे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप दीजिए। भवन रहने के लिए होने चाहिए। अब जैसे नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा है कि 100% नॉन गस्टेड स्टाफ के लिए एकोमोडेशन होना चाहिए, और आज की तारीख में मुश्किल से 40% एकोमोडेशन अवेलेबल है। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अब बॉम्बे वगैरह में तो लोग कहते हैं कहीं कहीं कोई स्लम में पड़ा है, कोई कहीं की छोटी सी कोठरिया में पड़ा है। एक बार दिल्ली के बारे में एक आर्टिकल आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने कटिंग बना के रखी है कि जिन परिस्थितियों में यहाँ के कर्मी रहते हैं, मतलब दिन भर के थके मादे पिटे हुए आप चले आ रहे हैं, उसके बाद घर में अगर थोड़ा सा साफ़ सुथरी जगह बैठे हैं, साफ़ सुथरी जगह काम कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन अपना अच्छा लगता है। पर यह है कि घर में भी आके वही किचपिच गंदगी है, उधर नाली बह रही है, उधर मच्छर काट रहे हैं, उधर चारपाई भी अच्छी नहीं है, और बीवी इसका शिकायत कर रही है, उसकी शिकायत कर रही है, और आदमी उससे परेशान होके फिर वो फ्रस्ट्रेशन जो है, नौकरी का फ्रस्ट्रेशन, फिर घर का फ्रस्ट्रेशन मिलके वो किसी पब्लिक के आदमी पे निकाल देता है। तो हाउसिंग की प्रॉब्लम है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी जनशक्ति की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स कम है। अब आज की तारीख में जो सैंक्शंस हुए हैं वो तो बहुत पहले हुए हैं, पर सैंक्शंस के मुताबिक भी आज की तारीख में करीब 5,80,000 वैकेंसीज़ हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान भर में। 5,80,000 भैया, एक तरफ आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जगह क्यों नहीं भर देते हो? पर यह है कि पुलिस को पैसा नहीं देना चाहते। वो स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी स्कीमों में पैसा देना चाहेंगे जिसका उनको समझते हैं कि रिटर्न मिल रहा है, इससे हमको वोट मिलेगा। पुलिस को दे के उनको लगता है कि इससे हमारे वोट तो हमारा बढ़ेगा नहीं, किसी और कुछ और बनवा दो तो हमें वोट मिल जाएंगे। तो इसलिए पुलिस को बजट में बहुत कम स्थान मिलता है। देखिए चाइना का अगर आप देखिए, चाइना में वो इंटरनल सिक्योरिटी पे फौज से ज़्यादा खर्च करते हैं। उनका इट इज़ मोर देन देयर डिफेंस बजट। रियली? यस, देयर इंटरनल सिक्योरिटी बजट इज़ मोर देन देयर डिफेंस बजट। और यहाँ हम हैं, मतलब कभी गाड़ी है तो पेट्रोल नहीं है, टेलीफोन है तो वो बिगड़ा पड़ा है, बिल्डिंग है तो वो चू रही है, प्रिंटर है तो इंक के पैसे नहीं है, कागज नहीं है। एक ज़माना था जब कागज नहीं है, कलम नहीं है भैया, और बहुत
बहुत से ऐसे मौके होते थे हम लोग के समय में कि भाई आदमी आ गया कंप्लेंट करने, अब कह रहा है साहब वहाँ जाना है 20 किलोमीटर दूर, भैया टैक्सी ले आओ तो हम चलें। अब हमारे पास तो कोई गाड़ी है नहीं, अब गाड़ी है तो उसका पेट्रोल का कोटा ख़त्म हो गया है, पेट्रोल का कोटा होता है महीने में इतना ही देंगे, कितना ही लीटर मिलेगा। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। और देखिए इतना समय हो गया, अब आज की तारीख में भी करीब 200 से अधिक थाने हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहाँ की टेलीफोन नहीं है। अब टेलीफोन आपके पास नहीं है, अगर गाड़ी नहीं है, वायरलेस कनेक्टिविटी अगर नहीं है, तो आप काम कैसे करेंगे? तो ये अच्छा सबसे ज़्यादा मतलब जनशक्ति की कमी बहुत ज़्यादा खलती है हमें, और जनशक्ति की कमी की वजह से बहुत सारे काम मतलब नहीं हो पाते हैं, या होते हैं तो अच्छे ढंग से नहीं हो पाते, इतना प्रेशर में आदमी हमेशा रहता है। बाप रे, मैं नहीं, मैं तो ऐसे उदाहरण के लिए कहता हूँ कि मतलब हिंदुस्तान में पुलिस जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इन परिस्थितियों में अगर आप ब्रिटिश पुलिस को बुला दीजिए या अमेरिकन पुलिस को बुला दीजिए, तो अमेरिकन पुलिस तो देखिए 1 हफ्ते में भाग जाएगी। ये तो सच ब्रिटिश बात पुलिस 1 महीने शायद चल जाए है, और कोई एशियन कंट्री की पुलिस, चाइनीज़ पुलिस होगी, वो शायद थोड़ा बहुत और 4 महीने 6 महीने चल जाएगी। अरे ये तो हम लोग हैं जो इन परिस्थितियों में भी इतना काम करके और इतने परिणाम दे देते हैं। मैं तो कभी कभी मुझे हैरत होती है कि हम इतना काम कर कैसे लेते हैं। ये तो मतलब जब चुनौती आती है तो देखिए मैंने देखा है पुलिस कर्मियों को, दे रियली कम आउट सो वेल इन द फेस ऑफ अ चैलेंज। अब देखिए मतलब मैं पंजाब में आतंकवाद की चुनौती की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हम लोगों ने मतलब जिस तरह हमने जब ख़त्म किया तो पुलिस ने ख़त्म किया। सही बात। फौज नहीं ख़त्म किया, पुलिस ने ख़त्म किया। फौज का सहारा था, फौज का सपोर्ट था, वो सब है, बट ख़त्म तो पुलिस ने किया। और पंजाब टेररिज्म वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग, वन ऑफ मोस्ट लीथल दैट द वर्ल्ड हैज सीन। पर अब ऐसे कोविड में आप देख लीजिए, कोविड में 2 ही विभाग थे जिन्होंने अपने एक जो मैंडेटेड काम होता उसके आगे जाके काम किया। एक तो डॉक्टरों ने काम किया, एक पुलिस जितने, और दूसरे पुलिस ने किया। बाकी किस विभाग ने काम किया? अरे जब कोविड ख़त्म हो गया तब भी बड़े बड़े दफ्तर में लोग पर्दा लगाए बैठे हैं, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, फलाना ठिकाना। अब हम लोगों ने न केवल हमारे थाने न केवल 24 घंटे खुले रहे, बाकी लोगों के दफ्तर तो बंद हो गए थे। हमारे न केवल थाने खुले रहे, क्राइम का काम होता रहा। अब इसके अलावा कहीं हम ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा रहे हैं, कहीं इमरजेंसी एड दिला रहे हैं, कहीं दवा पहुँचा रहे हैं, किसी को इवैक्यूएट करना है वहाँ। मतलब बहुत मतलब कोविड में जो काम हमारा हुआ उसकी तो मतलब BBC जो हमेशा हिंदुस्तान की आलोचना करता, उसने पुलिस की तारीफ़ की कि पुलिस की क्रेडिबिलिटी कोविड में बहुत बढ़ी है हिंदुस्तान में, उसने तारीफ़ की। और हिंदू अखबार ने लिखा था कि पुलिस वेर द फ्रंट लाइन ऑफ द फ्रंट लाइन, एंड इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड कि भाई इन्होंने जिस संवेदनशीलता से काम किया वो बड़ा प्रशंसनीय है पुलिस। तो पुलिस में जब चैलेंज आता है तो हमने देखा कि दे रियली राइज टू द ओकेजन। जान देना हो तो वहाँ दे देते हैं। और पर यह है कि डे टू डे वर्क में इतनी दिक्कतें हैं, और जिन कंस्ट्रेंट्स में वो काम करते हैं उन कंस्ट्रेंट्स में जो बहुत सारी अनियमितताएँ हो जाती हैं वो तो होंगी ही होंगी। सही बात है। एक जो एकदम नीचे लेवल का सिपाही है, उसके पास क्या मोटिवेशन होता है सर? मतलब एक ऑफिसर के पास मैं मान सकता हूँ बहुत सारे पावर है, सब कुछ, जो उसका मोटिवेशन है। एक नीचे वाले मतलब अब तो चलिए जैसे आप बोल रहे हैं कि सैलरी तो भी ठीक हो गई, एक टाइम पे सैलरी अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके ऊपर अलग से 50 तरीके के प्रेशर है। उसके पास क्या मोटिवेशन रहता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से करे, और दूसरी चीज़ करप्ट ना हो। अब वो देखिए, वो तो जो आदमी केवल मैट्रिक पढ़ा लिखा है उसको तो यही हमको वर्दी मिल गई, डंडा हमारे हाथ में है, तो एक परिवार में इज्जत तो हो जाती है कि साहब वो वर्दी वाला है ना, वो दरोगा है, मतलब दरोगा हो या ना हो वो पुलिस में है, और उसकी गांव में जाता है तो देखो भाई वर्दी पहन के आ गया है। तो गांव में तो वर्दी पहन के ही कोई आदमी चला जाए, अब तो खैर उतना नहीं है, पर गांव में तो वर्दी पहन के एक आदमी चला जाए बहुत बड़ी बात है। तो उसको थोड़ा बहुत तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा तो ज़रूर मिलती है। तो यह है कि एक ऐसी नौकरी में है जिससे लोग कम से कम रोब खाते हैं, डरते हैं, ये थोड़ा सा मोटिवेशन तो है ही। और फिर जिसकी नीयत ख़राब हो अपना कंपनसेट कर लेता है और तरीक़ों से, गलत तरीके से, जिसकी हम आलोचना करते हैं। बट कैसे, वापस मैं पूछूं, कैसे जितने भी अक्रॉस इंडिया जितने भी पुलिस कैडर हैं, जितने भी स्टेट पुलिस हैं, उसमें हम करप्शन को कैसे दूर करें? क्योंकि ये डिनाई करना तो गलत होगा कि करप्शन है नहीं, करप्शन तो बिल्कुल है, ये तो कई पब्लिक फोरम में भी लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और वही स्पाइन को इंटैक्ट रखा जाए ताकि करप्शन कम हो सके। हाउ डू वी डू दैट? देखिए, करप्शन कम हो इसका
अब मैं अपने जीवन के अनुभव से कहूँगा। Please बताइए। देखिए, पहली बात, ऑफिसर हैज टू सेट एन एग्जाम्पल। इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप। हाँ, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप, इट गोज टॉप डाउन होता है। और एक तरफ मतलब मैंने ऐसे उदाहरण मुझे दिए गए हैं कि जैसे मीटिंग हो रही, मंथली मीटिंग हो रही, एसपी साहब मीटिंग ले रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि बेईमानी मत करो, पैसे मत लो। उसके बाद बाहर निकल के दरोगा क्या कहता है, साला अपने तो पैसे खा रहा है और हमको लेक्चर दे रहा है। तो सबसे पहली बात जो है, द ऑफिसर हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल हिमसेल्फ ऑफ बीइंग इनकरप्टिबल और यू कैन से ऑफ बीइंग क्लीन। तो अगर और उसका फिर नीचे तक उसका असर जाता है। बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं कि अगर अफसर ठीक हो तो बाकी चीज़ें अपने आप बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं। अब मैंने तो मतलब मेरी जो कार्यशैली थी, तो मैं तो ये बताता था कि भाई देखो, मतलब गलत काम नहीं करना है, और अगर गलत काम हमारे नोटिस में आ गया तो ये मान के चलो कि तुम दंडित होगे। और मैं जब दंड दूंगा तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें स्टेट में। मतलब मेरी यही ख्याति थी कि भाई इन्होंने जिसको पनिश कर दिया उसको फिर कोई मंत्री भी नहीं बचा पाएगा, सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर को छोड़ के और कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरोक्रेट वगैरह किसी की नहीं सुनेंगे ये। तो एक आपका जब ये हो जाता है कि भाई ऑफिसर वांट्स अ क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत हद तक तो समस्या वहाँ सॉल्व हो जाती है। कई बार ऑफिसर को ही अलग कर दिया जाता है। पर यह है कि मतलब 100% तो नहीं है, पर बहुत हद तक एक वातावरण साफ हो जाता है कि भाई हमें गलत काम नहीं करना है। थोड़ा बहुत दंड फंड देखिए फिर भी नीचे चलता रहता है। 100% तो रातों रात चीज़ें नहीं परफेक्शन है ना, 100% तो कोई चीज़ होती नहीं। पर अगर आपने 70-80% भी माहौल को साफ कर दिया तो आपको उससे संतुष्ट होना चाहिए, और वो बहुत बहुत कुछ है। तो बट लेकिन कई बार ऑफिसर को ही झेलना पड़ जाता है, क्योंकि अब आप देखिए, अगर कई नए आईपीएस रिक्रूट होंगे, आप भी कईयों से मिलते होंगे, कई बार सेशंस लेते होंगे, सब ने एथिक्स का क्लास पढ़ा दिया, वो भी एकदम फ्रेश खून के साथ गए हैं, फ्रेश जोश के साथ गए हैं, हम एकदम ईमानदार रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। लेकिन जितने सीनियर से कई बार उन्हीं के प्रेशर में आके वही साइड हो गए, पॉलिटिशियंस के प्रेशर में आके वो थोड़े दिनों में वही दब गए, के प्रेशर में होता ट्रांसफर हो जाता है। आपके साथ जो मेरठ में एग्जाम्पल हुआ वो भी, जैसे उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे, उनका जन्मदिन होने लगा तो मालूम हुआ कि सारे स्टेट्स भर से उगाही हो रही है। हाँ, अब नाम नहीं लूँगा, पर उनके जन्मदिन के लिए सारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने पैसा इकट्ठे किए और उनको उसकी भेंट चढ़ाई गई। और जब कोई पैसा, हो सकता है बहाना भी क्या हो, पर यह है कि पुलिस ने सब हमें तो मुख्यमंत्री को देना है। तो इस तरह की बातें होती हैं। और वो ज़माना ऐसा था कि चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री को एक डायमंड की रिंग दी थी। मतलब पुलिस ने जो दी, चीफ सेक्रेटरी ने डायमंड की रिंग दी। तो इस तरह से ऊपर से अगर गड़बड़ी होती है, अब जैसे आजकल देखिए माहौल, अब इधर मैं थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ डेट हो रहा हूँ, मुझे 30 साल रिटायर हो गए, पर काफ़ी दिन पहले तक ये था, दरोगा जैसे एमएलए है इलाके का, वो दरोगा से जाके कह देता सीधे सीधे कि तुम्हें इतना रुपया हमको महीने पहुँचाना है अगर यहाँ नौकरी करनी है तो। मान लीजिए उसने आपको बांध दिया 30,000 महीना, तो आप 30,000 महीना उसको पहुँचाइए, नहीं तो किसी न किसी मामले में आपकी शिकायत करके आपको ट्रांसफ़र करा देगा। तो अब आप 30,000 कहाँ से लाइएगा? आप भी समाज से ले, क्राउड फंडिंग जिसे बोल सकते हैं, अच्छी तो बात। आप वहीं पब्लिक से निकालिए। ये सब मतलब ऊपर से गड़बड़ियाँ जब होती हैं तो बहुत कुछ, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुलिस अफसर अपने आप बेईमानी नहीं करता और अपने स्वार्थ से बेईमानी नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, पर अगर ऊपर से कम हो जाए तो बहुत ये बीमारी बहुत, और ऊपर वाला अगर अफसर और नेता एक उदाहरण प्रस्तुत करे तो नीचे बहुत हद तक अपने आप ठीक हो जाएगा। वो धीरे धीरे एक फंडामेंटल चेंज सोसाइटी में आना पड़ेगा, सोसाइटी में आना पड़ेगा। पर मतलब पॉलिटिशियन से शुरू होता है, मतलब बहुत, मतलब व्यवस्था में जितना अंदर घुसिए आप मतलब देखेंगे कि मतलब इसमें यही काजल की कोठरी है, एकदम काजल की कोठरी है। इसमें कैसे ही सयान हो जाए, कहीं ना कहीं वो दाग लग जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आसाम की बात करें, उल्फा, कहीं की बात करिए, आसाम की बात करते हैं। मतलब मुझे जब मैं वो चैप्टर पढ़ रहा था स्टार्टिंग के, तब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा किस तरीके से एक यंग ऑफिसर को भेजा जाता है एंड देन यू डील विद उल्फा, और फिर वहाँ भी एक पुलिस पॉलिटिशियन का क्लैश है, और फिर लेकिन इलेक्शंस को पूरा कंडक्ट कराना है। पूरा एक इंसिडेंट को अगर आप थोड़ा ब्रीफ में बता सके तो। नहीं, देखिए उल्फा, मतलब आसाम जाना मेरा थोड़ा असाधारण था। मतलब मैं उस समय पंजाब में काम कर रहा था और पंजाब में मुझे 4 साल हो गए थे, और तो ये पता था कि ट्रांसफ़र होना ही है? नहीं, मतलब आमतौर पे 2 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था, पर चूँकि पंजाब में लोगों ने, मेरे सीनियर अफसरों ने देखा कि
उन दिनों तो पंजाब में आग लगी थी, कोई दूसरा जाने के लिए उत्सुक नहीं है, और प्रकाश सिंह अपना काम किए जा रहे हैं, वो ये भी नहीं कहते कि हमें हटा दो। मैं कैसे कहूँ हटा दो, मैं ये तो नहीं कहूँ कि मुझे डर लग रहा, मुझे घर भेज दो, मेरा काम पूरा हो गया। आप जानते हैं भी कितने साल रखना चाहिए, अब उसके बाद आप हटाइए। तो 2 साल भी हो गए, 3 साल भी हो गए, 4 साल भी हो गए। तो उस समय तक ये हो गया था कि बहुत टाइम हो गया, और उस समय ये था कि असम में इलेक्शन होना है, और सरकार को ये लगा कि अगर इलेक्शन, उल्फा ने कह दिया हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। सरकार को थोड़ा इससे परेशानी थी कि अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो बड़ी बदनामी होगी, या इलेक्शन में बड़े डिसरप्शंस हुए, जगह जगह लोगों की कुछ घटनाएं हुई। तो उन्होंने फिर कुछ जो भी उनका डिस्कशन हुआ हो, वो लोग इस नतीजे पहुँचे कि आसाम का अफसर आसाम में उल्फा के खिलाफ सख्ती नहीं करेगा। क्योंकि रिटायर होने के बाद उसको भी घर जाना है। रिटायर होने के बाद घर गए तो फिर बदला ले लिया कि भाई अब तो तुम कोई सुरक्षा है नहीं तुम्हारी, या जितनी सुरक्षा उसको हम भेज सकते हैं और इनसे बदला ले लो। तो उनका है कि बाहर से अफसर को बुलाओ जो यहाँ मार पीट के ठुकाई करके वापस चला जाए, और उसके बाद इनसे उल्फा से दूर रहे। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे आदमी को ढूंढो जो आतंकवाद से जिसका अनुभव हो। तो मैं 4 साल तो मैं पंजाब में तप चुका था। तो उन्होंने कहा कि इसका टाइम भी हो गया, इसको निकालो यहाँ से और इसको आसाम भेजो। तो मुझे कहा गया कि आप जाइए आसाम जाइए और वहाँ पे इलेक्शन करवाना है आपको। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुला के ये सब बातें कही थी, होम सेक्रेटरी भी बगल में बैठे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे। तो मैं तो मतलब आसाम जाने से मुझे कोई घबराहट नहीं थी, पर मुझे ये लगा कि आसाम जितनी बड़ी स्टेट में जाना मेरे कहाँ तक ठीक होगा, क्योंकि मैं वहाँ जाकर कोई सैर करने तो जा नहीं रहा हूँ कि गुवाहाटी में हवा पानी बदलने चला गया। वहाँ मुझे काम करना पड़ेगा, और काम करने का मतलब डीजीपी बनने का मतलब आपको पूरी फोर्स जो वहाँ की है आपकी, उस समय जो भी उसकी स्ट्रेंथ रही हो 40,000 50,000 थी, वो 50,000 आदमी से आपको काम लेना है। तो वो काम वो आपके साथ तभी करेंगे जब वो उन्होंने आपको देखा हो, आप उनके साथ काम किए हो, आप वहाँ एसपी रहे हो, वहाँ डीआईजी रहे हो, वहाँ आईजी रहे हो, वो जानते हैं प्रकाश सिंह कैसे आदमी हैं, और आप अफसरों को जानते हैं, वो आपको जानते हैं। तो तब तो काम करना आसान होता है, पर हम मुझको एकदम से ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो मैंने कहा साहब मैं कैसे काम, मतलब आसाम इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेट। नागालैंड मणिपुर में आप लोग भेज देते हैं बाहर से, वो तो ठीक है, पर आसाम बड़ी स्टेट है और वहाँ पे काम करने में मुझे दिक्कत होगी डीजीपी बन के। तो उनका नहीं, वो सब पहलू को हम लोगों ने सोच लिया है, और आप जाइए और आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, सरकार का हुक्म है। तो मैं चला गया, पर मेरे मन में हमेशा ये अंतर्द्वंद लगा था कि हाउ विल आई कमांड द लॉयल्टी ऑफ द असम पुलिस। हाँ, बिकॉज यू आर न्यू फेस टू देम। तो मैंने जिस दिन गया, मैंने चार्ज जैसे सवेरे चार्ज दिया, शाम को एक मीटिंग बुलाई, सारे भैया जितने सीनियर अफसर गुवाहाटी में हैं सब लोग इधर आओ, बैठो यहाँ। बात की उनसे, बातचीत में मैंने यही बताया किन परिस्थितियों में यहाँ आया हूँ। देखिए मैं कोई हम मैनिपुलेट करके यहाँ डीजी बनने भेजा तो गया था मुझे प्रमोशन पे, कि प्रमोशन पे मैं मैनिपुलेट करके आ गया हूँ कि यहाँ डीजी, वहाँ तो एडिशनल डीजी था, यहाँ डीजी बन के आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो भेजा गया है एक काम करने के लिए, और मुझसे ये कहा गया है कि आइए आप काम कर दीजिए, इलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको वापस बुला लेंगे। मैं यहाँ कोई खूंटा गाड़ने नहीं आया हूँ कि भैया यहाँ मैं रह गया और आपका हक मारा जाए। तो मुझे ये काम दिया गया है, और आई सीक योर कोऑपरेशन इन दिस। तो उनको भी लगा कि जो बात कह रहे हैं ये ठीक ही कह रहे हैं। तो 3-4 महीने की बात है, उसके बाद तो प्रकाश सिंह साहब चले जाएंगे, उसके बाद तो हमारे लिए मैदान खाली रहेगा, हमारी प्रमोशन के एवेन्यूज़ फिर से खुल जाएंगे, और ये जो गंदा काम है ये प्रकाश सिंह अपना करके चले जाएंगे। तो उनको लगा ठीक है, और आई मस्ट से टू द क्रेडिट ऑफ आसाम पुलिस, दे गिव मी फुल लॉयल्टी, फुल सपोर्ट, और आसाम पुलिस से बहुत अच्छी तरह से काम लिया हम लोगों ने। और उल्फा को अब देखिए ज़्यादा डिटेल में क्या बताएं, बस इतना कही कि वी केप्ट उल्फा अंडर कांस्टेंट प्रेशर एवरी डे। हमारी और इंटेलिजेंस चीफ और उनके सपोर्टिंग स्टाफ को लेकर हम लोग मीटिंग करते थे कि उल्फा के इस समय क्या खबर है, लेटेस्ट इंटेलिजेंस क्या है, कहाँ और नियरेस्ट वहाँ से आसाम पुलिस की बटालियन कहाँ है, उसको ऑर्डर देना कि यहाँ पे जाके इस जगह को रेड करे। मतलब महीने भर डेली का ये रूटीन था। ये उल्फा हैज़ टू बी केप्ट अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो दे वर ऑन द रन ऑल द टाइम कि भाई ये कहाँ से एकदम से उन्हें लगा कि आसाम पुलिस हरकत में आ गई है और रोज़ रोज़ हमारे पीछे पड़ी है और रोज़ रोज़ हम कहीं मतलब टिक नहीं पा रहे हैं। कई लोगों को किडनैप कर लिया था शायद। हाँ, बहुत किडनैप कर दिया था, कि एसपी को मार दिया था। मतलब वहाँ तो काफ़ी बुरी हालत थी। तो अब उनको दे वर अंडर प्रेशर। फिर कुछ उस समय तक परिस्थितियाँ ऐसी होने लगी, कुछ और कारण भी थे जिसकी वजह से उन्होंने एकदम 11th आवर पे कहा कि हम वी विल अलाउ इलेक्शंस टू बी हेल्ड। तो फिर हमारे लिए और आसान हो गया और इलेक्शन आसानी से हो गए। तो
उसके बाद मैंने यही अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे वापस भेज दीजिए, अपने रिलीव कर दीजिए। पर उस समय जो प्रेसिडेंट्स रूल था, एडवाइज़र्स थे, मिस्टर के एन प्रसाद थे जो हमारे गुरु थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, वो थे एडवाइज़र। उन्होंने कहा नहीं प्रकाश थोड़ी दिन रुक जाओ यहाँ, तो आसाम पुलिस को ज़रा और अच्छे रास्ते पे ला दो। तो अब मैं अपने सीनियर अफसरों की बात, जिन्होंने मुझको मतलब जिनके नीचे मैं काम किया, उनकी बात को टालना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ। बट चैप्टर ऐसे शुरुआत होती है कि ही वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यू, बट धीरे धीरे काम हाँ, करते करते नहीं भी कि मेरे फॉन्ड मैंने शुरू में तो उन्होंने पनिशमेंट में भेजा था कि जाओ जाओ नागालैंड जाओ मरो। मतलब उनके मन में यही रहा होगा, कहा नहीं उन्होंने, बस जाओ नागालैंड मरो, ऐसे आदमी को हमें नहीं चाहिए जो मुँह फट है और सब हमेशा अपनी बात जो फ्रैंकली है जो कर देता है। बट दे नहीं बिकेम माय ग्रेट एडमायरर। और उन्होंने कहा तो मैंने कहा ना, उनकी बात में टाल नहीं सकता था, मैं राज़ी हो गया। पर पॉपुलर गवर्नमेंट में मेरा काम करना, मैंने देखा कि मैं बड़ा मुश्किल। हितेश्वर साइकिया वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, मतलब मैंने तो बहुत जीवन में बहुत मुख्यमंत्री देखे, वो आदमी विचित्र थे। वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे, मतलब कुछ और होता था, पता नहीं। उनकी बातें समझना बड़ा मुश्किल था। आपके सामने हाँ हाँ करेंगे और पीछे कहेंगे देखो ये डीजी बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ उल्फा के जितने आदमी हमारे बंदी थे, उनको 2 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने सबको छोड़ दिया और हमसे कोई बात नहीं की। तो इस बात पे मैंने अपनी आपत्ति जाहिर की, भाई देखिए मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज हूँ, कल को अगर यही आदमी हिंसात्मक घटनाएं करेंगे फिर आप कहेंगे इसको पकड़ो। अब किसी को पकड़ने में 6 महीने लगे हैं, किसी को पकड़ने में 2 साल लगे हैं, 3 साल लगे हैं, उसके बाद आपने तो एक कलम के झटके में सबको छोड़ दिया। गलत प्रेसिडेंट भी सेट होता है कि अब कोई भी कुछ भी करता रहेगा। मुझे मतलब बाद में मैंने सोचा, मुझे लगता है कोई उनका समझौता हो गया था कि भैया हमारे पार्टी को जीतने दो, हम तुमको बाद में छोड़ देंगे। देखिए ऐसा यहाँ भी होता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो, वहाँ भी नेता लोग कुछ नक्सलियों से समझौता कर लेते हैं कि भाई इलेक्शन होने दो, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। ये यहाँ मतलब बाकी प्रदेशों में भी होता है। तो कुछ इस तरह का उन्होंने ज़रूर किया होगा जिसके अंतर्गत उन्होंने इन लोगों को छोड़ दिया। बहरहाल मेरे लिए वो एक आपत्ति का बिंदु था। फिर उसके अलावा उन्होंने डे टू डे वर्किंग में इंटरफेयर करने लगे, इस थाने में ये दरोगा पोस्ट कर दो, उधर ये कर दो, उधर ये। तो मैंने कहा ये क्या खिचपिच है भैया, मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं तो, मेरा सिद्धांत है मैं अगर डीजी रहूँगा तो फिर मैं डीजी की तरह हुकूमत करूँगा। और ये सिर्फ 3-4 महीने में हो गया था। हाँ, मैं डीजी की तरह हुकूमत करूँगा, आप मेरे काम में दखल नहीं देंगे। अब जब काम में बहुत दखल देने लगे तो फिर मैंने कहा अच्छा, ब्यूरोक्रेसी से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, वो लोग तो सब इस तरह के काम करने के आदी थे, मैं तो इस तरह का आदी था नहीं। और फिर मैंने उनको चिट्ठी लिख के दे दी कि भाई मतलब मुझे कार्य मुक्त कर दिया जाए। मैं अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे इतने दिन काम करने का मौका दिया, पर अब मुझसे यहाँ की परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं हैं। जिस दिन मैंने चिट्ठी भेजी थी उसी दिन मुझे उन्होंने रिलीव कर दिया। मैं भी खुश, वो भी खुश। चलिए, एक बहुत सारे यंग लोग अभी हमें देख रहे होंगे और मतलब समवेयर डाउन लाइन वो एक दिमाग में थॉट भी आता है ना कि इज इट गुड टू कॉल स्पेड अ स्पेड, या कई बार अपने जीवन में चीज़ों को सेटल करने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक भी एक्ट करना चाहिए। व्हाट डू यू से आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? देखिए डिप्लोमेटिक होना चाहिए और आप एकदम रिजिड नहीं हो सकते कि हम ये बात मानेंगे ही नहीं। तो थोड़ा बहुत तो आखिर वो चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उसकी बातों को थोड़ा बहुत तो एकोमोडेट करना पड़ेगा, परंतु एक रेड लाइन होनी चाहिए कि भाई बस इसके 10 फॉर एंड नो फर्दर, इससे ज़्यादा हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा होनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपने हम झुकते चले जाएंगे, आप हमको दबाते चले जाएंगे। अरे हमने आपकी एक बात मान ली, 2 बात मान ली, अब बस इसके बाद हमने अब आप ना इज़ टू मच, मतलब अब आप जो बात कह रहे हैं मतलब छोटी मोटी बात होगी, अब इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दो वो तो ठीक है, पर अब आप कह दो कि इसको प्रताड़ित कर दो, इसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा, ये हम काम नहीं करेंगे। मतलब देयर शुड बी अ रेड लाइन वेयर यू शुड बी एबल टू से दैट 10 फॉर एंड नो फर्दर, और उसके बाद उसकी जो कीमत चुकानी हो आप उसको चुकाने के लिए तैयार रहिए। इस बुक में आपने कई एक्सपीरियंसेस ऐसे लिखे पॉलिटिशियंस के साथ जो कि मतलब थोड़े खट्टे रिश्ते हैं। हाँ। कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग भी रिलेशंस रहे होंगे, मतलब बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ हो कि पुलिस को अपना स्पेस दिया गया, ब्यूरोक्रेसी को अपना स्पेस दिया गया काम करने का और जो भी चीज़ों को अपने अंजाम तक पहुंचाने का, वो भी रहा होगा। आई गेस पंजाब उनमें से एक होगा। नहीं, पंजाब में देखिए उस समय कोई पॉलिटिशियन के डील करना ही नहीं था। हमें तो बस आतंकवाद से लड़ना था और हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख थे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऐसे भी कोई पॉलिटिकल ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। पर यह है कि
कई जगह मतलब अच्छे तरह से टेन्योर निकल गया। जैसे मैं डीआईजी बरेली था, बड़े अच्छे तरह से समय निकल गया, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। और नेताओं से जो थोड़े बहुत हुआ वो मैंने आसानी से निपटा दिया उनको। मैं 3 साल वहाँ रहा, मैं मंत्री जी के घर तो कभी नहीं गया। और यहाँ जबकि सब लोग, सब सीनियर अफसर उनके यहाँ हाजिरी बजाने जाते, मैं तो कभी नहीं गया, एक दिन नहीं गया। मैंने अपना फासला रखा, अपनी इज़्ज़त रखी। अब आप सामने आएंगे, आपको इज़्ज़त देंगे, आपको सही बात करेंगे, आपकी सारी बात मानेंगे, नहीं भी मानेंगे तो भी सैल्यूट करके ना कर देंगे। सही बात है। What is your learning after so many years spent at as a top cop, then working in police reforms? क्या सबसे बड़ी learning है about the entire police system और secondly as a human being? देखिए, पुलिस के बारे में ऐसे तो मतलब लोगों को, हमारा मुख्य काम यही है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। सबसे बड़ा काम तो यही है हमारा। पर मैं तो नई जनरेशन से कहूँगा, जो लोग ख़ासतौर से जो लोग पुलिस में जाना चाहें, कि मतलब पुलिस को मैंने एक नए नज़रिए से जब देखना शुरू किया, तब मुझे पुलिस के काम में आनंद आने लगा और रस आने लगा और मैं इसमें रम गया। मैंने ये देखा कि जब मैं राज्य पुलिस में हूँ तो ये एक पब्लिक सर्विस का, एक जन सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अब आप किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, आपने अगर उसको इंसाफ दिला दिया, कोई किसी आदमी को कोई लोकल माफिया गुंडा परेशान कर रहा है, आपने गुंडे को ठिकाने लगा दिया। बड़े माफिया को ठिकाने लगाने में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद उसी में आता था। सबसे ज़्यादा आनंद उसमें आता था कि इतना बड़ा आदमी था, इतना आतंक का पर्याय था, सब सारे मोहल्ले, इसको आज हमने ठिकाने लगा दिया, गया जेल में सड़ेगा। अब ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद किया इसको। तो सबसे ज़्यादा आनंद इसमें आता था कि समाज को एक सुरक्षा का माहौल आप अगर दे रहे हैं। और मतलब कितने लोग गरीब, मैं जैसे डीजीपी यूपी था तो कितने लोग ऐसे आते थे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, चले आ रहे हैं, और उनने किसी ने कह दिया उनसे कि भाई डीजी के पास चले जाओ, अगर तुम पहुंच गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी ने उनके कान में डाल दिया। पहुंचना ही अपने आप में कितना डिफिकल्ट है। पहली बात तो खैर वो पहुंच गया, अब नहीं पहुंच, घर पे पहुंच जाना तो आसान है, पर फिर मिलना उससे मुश्किल है। दैट इज ट्रू। तो अब मेरा कुछ सिस्टम था, मैं तो जैसे छुट्टी का दिन है, मैं अपना या कभी बाहर मैं निकल गया, कितने लोग विजिटर्स बैठे हैं उनसे मिल लिया। मतलब आपको 50 ऐसे आदमी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैं बिना किसी सिफारिश के गया था और मेरा काम उसी दिन उसी समय हो गया। मतलब जब वो बाहर निकलते हैं तो उस समय तक पुलिस हेडक्वार्टर जो इलाहाबाद में था, वहाँ से ऑर्डर भी आ गया, काम भी हो गया। मतलब जैसे मैंने किसी की बात सुनी, बहुत मैंने कहा देखिए अगर आपकी बात सच, आप सच कह रहे हैं तो ये काम तो हो जाएगा, आप जाइए विजिटर्स रूम में दोबारा बैठिए, मैं आधे घंटे बाद आपको बुलाऊंगा। और आधे घंटे में मैंने पीएचक्यू को फ़ोन किया, मैंने कहा इसका जवाब दो मुझे, और जवाब अगर मिल गया मुझे, मैंने देखा ये बात सही है, तो मैंने कहा इसी समय इसका तुरंत ऑर्डर इशू करो। उन्होंने ऑर्डर भी इशू कर दिया, और जब तक वो घर पहुँचते हैं तब तक वहाँ घर वालों को खबर लग गई वो मिठाई बट रही है। वाह। इस तरह के मतलब लोग बिना सिफारिश के आते थे। तो मतलब ये इन चीज़ों से बड़ा संतोष मिलता था कि आपने मतलब लोग आपके पास जा रहे हैं और फिर आपको मतलब दिल से आशीर्वाद दे के जा रहे हैं कि देखिए हम बिना किसी सिफारिश के, पैसे की तो बात ही छोड़ दो, बिना सिफारिश के गए, और ये था कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, नेता की सुनेंगे नहीं, तो फिर भी हमारा काम हो गया। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, एक जो पब्लिक परसेप्शन है पुलिस का कि डंडा मारती है, थर्ड डिग्री होगा, सिनेमा ने एक अलग एक इमेज और बना रखी है कि पैसा खाएंगे उसके बिना काम नहीं होगा, हाउ डू वी चेंज दैट? मैं मान रहा हूँ कि इसमें भी सच्चाई होगी, ऐसा नहीं है कि उसको नकारा जा सकता है कि ये चीज़ नहीं होती होगी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे अच्छे पुलिस ऑफिसर भी होंगे जो समवेयर डाउन द लाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाउ डू वी ब्रिज दैट गैप? एक जो पब्लिक का पुलिस से डिस्कनेक्ट है कि वो अपनी बातें जाके इमोशनली कभी किसी पुलिस ऑफिसर से बता ही नहीं सकते हैं, कभी अपनी प्रॉब्लम उनको लेके जाएंगे तो पता है कि पैसा मांग लेगा कोई। हाउ डू वी सॉल्व दैट? देखिए ये तो समस्या हमारी 50 साल से चली जा रही है और इसको सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, पर यह है कि हमेशा प्रयत्नशील हमेशा रहना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ लीडरशिप की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप हाउ डू यू मोटिवेट योर ऑफिसर्स। मतलब आप अपने आईजीज़ को कहिए, आईजीज़ अपने डीआईजीज़ को कहें, डीआईजीज़ अपने एसपीज़ को कहें, और ये चीज़ें डाउन द लाइन सिपाही तक पहुंच जाए कि ये हमारे वर्क एथिक है, हमारा काम करने का ये तरीका है और इस तरीके से तुम काम करो। तो ये अगर लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, और लीडरशिप अगर ठीक रहे तो
कम से कम उसके टेन्योर में तो ठीक हो जाता है। ये दूसरी बात है कि बाद में फिर बिगड़ जाता है। मतलब मैंने ये देखा है जीवन में बहुत कुछ काम ऐसा है कि आप तो 2 कदम आगे लेके गए, अगला आदमी आया उसने 4 कदम पीछे ले गया। ये बड़ी भारी मुश्किल है पुलिस में। और कुछ काम जो अच्छा आप शुरू कर जाते हैं वो कुछ आउट ऑफ जेलसी या कसेडनेस उसको रिवर्स कर देते हैं लोग। ये मैंने खुद देखा है बहुत सारी बातें। पर यह है कि एक वातावरण में बदलाव तो आ सकता है। देखिए अब मेरे टाइम में कई मतलब व्यक्तिगत अनुभव की बात ही कर रहा हूँ। पहले हमारे यहाँ भर्तियाँ हुई, जिस साल हमारे पुलिस की भर्तियाँ हुई, ये बड़ी पुरानी बात है, अब सोचिए ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 91-92 की तारीख। तो बहुत दिनों बाद मतलब भर्तियाँ हुई तो पहली बार लोगों ने आके मुझे कहा कि साहब पहली बार ऐसा हुआ कि भर्ती हो गई और पैसा नहीं लिया गया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर क्या निकली, जिसकी मैंने कटिंग काट के रख ली थी उस समय, कि लोग पैसा लिए घूम रहे हैं। कानपुर की डेडलाइन न्यूज़ कानपुर लोग पैसा लिए घूम रहे हैं, कोई पैसा लेने वाला ही नहीं है। वाह। क्योंकि मैंने कह दिया था देखो भर्ती के लिए मैंने एक तो एसपीज़ को जिम्मेदारी दी और ख़ास तौर से जो ईमानदार अफसर हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दी। और उनसे कह दिया देखो तुमको भर्ती करना और तुम जितने दिन भर्ती होता, उन दिनों मोबाइल फॉर्चुनेटली नहीं था, तुम यू गो इनकम्युनिकाडो, आप वो टेलीफोन वो अपना गायब कर दो। नहीं, टेलीफोन तो वो वही था जो कन्वेंशनल टेलीफोन। हाँ। वो तो आप सुनने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीफोन के पास। हाँ। तो आप उससे दूर चले जाइए। जो भी होगा आपका सेक्रेटरी यू कांट बी कॉन्टेक्टेड ऑन फोन। आप जाके अपना चुपचाप 3 दिन तक ये भर्ती करिए, किसी से संपर्क मत करिए। और एंटी करप्शन विजिलेंस दोनों शाखाएं आपके ऊपर निगाह रखेंगी। तो कोई काम खबरदार से अगर गलत हुआ था तो बिना मतलब वो ज़माना ऐसा था कि बिना पैसे की भर्ती एक अद्भुत चीज़ थी, इम्पॉसिबल अद्भुत चीज़ थी, पर वो दैट आई वाज एबल टू अचीव। तो ये मतलब लीडरशिप अगर थोड़ा इनिशिएटिव ले तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बड़ा भारी परिवर्तन आ सकता है। और लीडरशिप से मेरा मतलब डीजी ही नहीं है, बल्कि एक एसपी अपने ज़िले में कर सकता है। अगर डीजी मान लीजिए ऊपर कहीं गलत काम भी हो रहा है, आप अपने, मैं तो कहता हूँ आप एक ज़िले में तो एक चिराग जला ही सकते हो कि भाई हमारे ज़िले में काम ठीक होगा। चलिए, क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बहुत इम्पॉसिबल है एक पुलिस ऑफिसर का ईमानदार रहना आज के समाज में? नहीं भाई, मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई मुश्किल है। बस यह है कि उस ईमानदारी से काम करने के लिए थोड़ा सा सफ़र करने की शक्ति, एक नैतिक शक्ति चाहिए। और फिर वही मेरा अध्यात्म था, वही मेरी मदद करता था। मैं कहता था ठीक है, मेरा ज़िंदगी में हमेशा ये था कि अगर मुझसे आप गलत काम कराइएगा, मैं तो तब मतलब ये मैंने तय कर लिया था, अगर मुझसे गलत काम होगा तो किसी भी स्टेज में मैं नौकरी छोड़ दूँगा। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। किसी भी स्टेज में नौकरी छोड़ दूँगा, या तुम्हें जो पनिशमेंट देना हो दे दो, बट मैं गलत काम नहीं करना है। इवन डेथ थ्रेट्स आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो भाई, ईश्वर रक्षा करता है। तुम्हारे पिताजी ने हमारे दिमाग में भर दिया था कि देखो जाने का दिन तो निर्धारित है, फिर डरना किस बात का, किसी बात से कभी मौत से मत डरना। तो फिर मैं से जब जाने का दिन निर्धारित है, पहले से न मेरा कोई एक दिन कम कर सकता है न एक दिन बढ़ा सकता, फिर मैं मौत से क्यों डरूं? तो फिर ठीक है, ईश्वर रक्षा करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो जाने का टाइम आ गया शायद तो चला जाऊंगा। दिक्कत प्रॉब्लम क्या है? आपका घर बहुत यूनिक घर है, क्योंकि 2 डीजीपी एक ही घर में, आपके बेटे भी डीजीपी हैं। सो आई रियली होप वो भी इतने ही झंडे गाड़े जैसे फादर ने गाड़े, एंड ही ऑल्सो सेट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड वी सी मोर एंड मोर पुलिस ऑफिसर्स एंड पुलिसमैन सेटिंग वेरी गुड एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी। और ये समाज जो पुलिस से थोड़ा डरता है वो और इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो, और दोनों मिल के साथ जुड़ के एक समाज को ज़्यादा अच्छी जगह बनाए। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विथ मी। बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू।